हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट एंड आई एम कुश पांडे। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े ही दिलचस्प हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग बातचीत करते हैं एंड ही इज़ ऑल्सो अ फेलो इंजीनियर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इनसे जानना कि हाउ डिड ही बिकम अ बैंकर एंड दैट टू ही क्लियर्ड द क्लरिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो द प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन ऑफ द IPS PO इन दिस वेरी ईयर। सो अतुल जी, आपका पहले बात तो स्वागत है सर सबसे पहले। एंड आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? पहला सवाल तो ये आपसे ये है, द फर्स्ट यहाँ पे आके बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। स्टूडियो रूम कभी देखा नहीं था लाइफ में। हमेशा पढ़ाई की, यहाँ पे आके थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। एंड कई लोग देखिए लिख भी रहे हैं आपको कंग्रेचुलेशंस, तो ये भी अच्छा लगता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट ऑन कंग्रेचुलेटिंग यू, सो दैट इज आल्सो समथिंग। सो गाइज वील डिस्कस इन द नेक्स्ट 30-40 मिनट्स रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, दैट टू द बैंकिंग एग्जामिनेशन, हाउ टू ओवरकम सम थिंग्स इन योर लाइफ, द फेलियर्स इन योर लाइफ। सर बताएंगे अपने बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, बीटेक जर्नी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सर की रही है उसके बारे में। एंड आई एम ऑल्सो वेरी ईगर टू नो the tidbits about your life because बहुत इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप बता दें, आपका नाम तो सब जानते हैं अतुल कुमार सिंह है, उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली हु इज़ अतुल कुमार सिंह तो ज़रा बता दीजिए। मैं अतुल कुमार सिंह नाम है और यूपी से बिलोंग करता हूँ, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है। और अभी 2015 में बीटेक पास किया था, उसके बाद से ही बैंकिंग प्रिपरेशन में लगे हुए थे जी। और 2016 में ही एग्जाम्स क्लियर हुए थे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था जी। और इस साल जो है IPS और IPS क्लर्क दोनों एग्जाम दिए थे और दोनों में ही फाइनल सिलेक्शंस मिला है। ओके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 16 में इन 16 यू हैड गिवन योर एग्जामिनेशंस एंड सब में सिलेक्शन हो गया था, बट वही फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मतलब प्री निकला था, मेंस निकला था। यस सर, IPS PO प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ। वही RRB PO में हुआ, RRB PO प्री मेंस निकला, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई लोग कह रहे हैं कि मतलब सर एक स्टेटमेंट आपको ले लेते हैं, कई लोग यहाँ कह रहे हैं कि कैटेगरी वाला होगा तो सर कैटेगरी मेरी जनरल कैटेगरी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। और मैं फिर से बता दूँ आपको, दोस्त मेरे भाई, चाहे आप चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे आप कोई भी आपका वो हो, इट डजेंट मैटर, मेहनत लगती है। सो पहले सर ने क्लियर कर दिया ताकि आप लोग शांत हो जाएं। पहला। सेकंड, सुशील कुमार पांडे आपको शायद दोस्त लगते हैं, वो भी लिख रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ यू अतुल। तो थैंक यू सुशील। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर बताइए सर फिर आप अपने बारे में एंड ये पूरी जर्नी उसके बारे में। सर जब जैसी ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट की जी, उसके बाद प्राइवेट जॉब्स के लिए सर्च किया, पहले लुकआउट किया 4-5 मंथ। तो वहाँ पे ये देखा कि सैलरी जो मिल रही थी 10 to 12,000 ऑफर कर रहे थे। तो 10 to 12,000 स्टार्ट करके आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था कि आप 4 से 5 साल में 40 या 50 हज़ार की सैलरी पाओ, वहाँ पे भी जॉब सेटिस्फेक्शन ना हो। तो उससे बेटर था गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। वहाँ पे भी सर 2 फील्ड आते हैं हमारे पास मेजरली, SSC या फिर बैंक। ठीक है। तो SSC को भी पहले एनालाइज किया, बैंक को भी एनालाइज किया। तो SSC और बैंक को दोनों को एनालाइज करने पे ये पता चला कि SSC के रिजल्ट्स बहुत लेट में आते हैं, ज्वाइनिंग्स बहुत लेट में आती हैं, एग्जाम्स कैंसिल होते रहते हैं। और IPS का आज तक कभी नाम नहीं आया था कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है या पोस्टपोन्ड हो रहा है या कुछ चीटिंग हो रही है। तो इसलिए IPS को फॉलो किया और 2016 में मैंने करियर पावर का मुनिरका ब्रांच ज्वाइन किया था। वहाँ से 5-6 महीने की कोचिंग ली, उसके बाद से एग्जाम्स निकलना शुरू हो गए थे। फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं मिली थी, लेकिन इस साल जो है फाइनल सिलेक्शंस हुए हैं। मार्कोस मेदाना जी को ज़रा टाइम आउट किया जाए, उनको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही, अच्छी बात है। सर यहाँ अभी आपने बताया कि यू पास्ड आउट इन 2015। यस सर। एंड देन यू शिफ्टेड टू मुनिरका ब्रांच ऑफ करियप्पा एंड इन द फर्स्ट 3 or 4 months आफ्टर कोचिंग यू वर सीइंग रिजल्ट्स। यस सर। बट माई क्वेश्चन इज दैट ग्रेजुअली जब आपने देखा कि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, पर जो वो कविटेड पोस्ट है, चाहे वो प्रोबेशनल ऑफिसर की हो या फिर वो क्लर्कल की हो, वो नहीं आ पा रही। तो एक सवाल यहाँ बच्चों का आता भी कई बार आता है कि 2 चीज़ें आती। पहला कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्री नहीं निकल रहा, और दूसरा जो आप बता रहे हो कि प्री भी निकलता है, मेंस भी निकलता है, पर ओवरऑल सिलेक्शन नहीं होता। तो एक सवाल यहाँ आया भी सर कि आई एम अनेबल टू क्लियर प्री इटसेल्फ, तो उनके लिए क्या कहना है आपका पहला? और आप जो है मतलब जो कई लोग ऐसे हैं जो मेंस भी निकालते हैं और नहीं होता, उनके लिए क्या कहना है आपका? सर पहले तो प्री के बात कर लेते हैं। जैसे प्री और मेंस दोनों का लेवल अलग लेवल होता है। आपको प्री के लिए अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि प्री में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है आज के टाइम पे वो बहुत इतना टफ नहीं आता जो मेंस का लेवल है। मेंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है। प्री में जो बहुत क्वेश्चंस इजी आते हैं, क्वेश्चंस आप पहले से जज कर सकते हैं कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एटलीस्ट रीजनिंग मैथ सेक्शन ऐसा है
जहाँ पे आपको 20 to 25 क्वेश्चंस पता होता है कि मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, मुझे वही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और वही टॉपिक पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ प्रीलिम्स दिया जाना चाहिए। ठीक। और अगर मेंस की बात आते हैं, जब फाइनल सिलेक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तभी नहीं होता जब हमारे मेंस में नंबर कम आते हैं। फैक्ट है, ठीक है। मेंस में अगर नंबर नहीं है तो इंटरव्यू में जो नंबर मार्किंग होती है वो एवरेज होती है, 50 to 60 या मैक्सिमम 70-75 जाता है। तो आप वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, वहाँ पे लक भी डिपेंड करता है, आपका जो है चैनल वो पैनल कैसा है आपका डिपेंड करता है। लेकिन आप मेंस में नंबर स्कोर कर सकते हैं। मेंस में आपका जब एक बार नहीं निकलता है तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन में आपके नंबर कम रह रहे हैं और कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी। ऐसा नहीं कि अगर इंग्लिश में 10 ही नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ से 5 ज़्यादा हैं, 5 आपकी कट ऑफ आपके 10 नंबर आ रहे हैं, तो आप सोचें वहाँ पे 20 या 25 नंबर कर ले, क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न बहुत टफ है। जो आपके लिए सेक्शन ईजी है, अगर आपके लिए रीजनिंग ईजी है तो आप रीजनिंग को इंप्रूव करिए, आपकी मैथ इजी है तो मैथ को इंप्रूव कीजिए। जो पहले आसान लगे पहले उसको कर लो, पहले उसको इंप्रूव करिए और अपने नंबर वहां पे बढ़ाइए, और जो सेक्शन कमजोर है वहां पे कट ऑफ निकालने की कोशिश करिए। सर एक क्या सवाल मेरा आपसे आ रहा है और यहाँ लोग पूछ भी रहे हैं कि आपने बताया कि चलो प्री मेंस में ऐसे कर लीजिए। एक सवाल आ रहा है सर, आपके कितने नंबर आए मेंस में, एंड क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उससे मोटिवेशन मिलेगा। सर पीओ मेंस में मेरे 99.5 थे। 99.5 इन पीओ मेंस, फाइन, ओके। और इंटरव्यू में 68 मार्क्स थे। ओके, 68 out of 100. Yes sir, out of 100 68 marks थे। Okay, so my question to you is that in terms of written, in terms of interview, number one, what is the difference? Of course एक verbal है और एक आपका written है, number one, and number two कि कितना difference है, मतलब अगर written में निकाल रहा हूँ, interview नहीं निकाल पा रहा या interview मेरा एक hassle है, so कैसे उसको आपने मैनेज किया? सर अगर पेपर के पैटर्न पुराने पेपर जज किए जाएं, पीओ 5 में जाएंगे, पीओ 6 में हम लोग देखेंगे, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, जो इंटरव्यू की कट ऑफ होती है, जैसे मान लीजिए इस साल 82 थी, तो आपको अप्रोक्स 15 to 20 नंबर्स कट ऑफ से अबव होने चाहिए फॉर अ सेफ साइड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। ओके, फाइन। अगर आपके 82 हैं, अगर आपके जो कट ऑफ 82 है, अगर आपके फाइनल नंबर 102 हैं या 100 के अबव हैं, 100 के आसपास हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के 100% चांसेस हैं। हाँ। इंटरव्यू में अगर आपको एवरेज नंबर भी मिलते हैं, 55 to 60 नंबर भी मिलते हैं। इंटरव्यू में जैसे ये होता है कि अगर आप ऐसा तो है नहीं कि आपने मेंस निकाला है तो आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ तो आता होगा। आप इंटरव्यू में फंबल हो सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, आपकी नॉलेज वहां पहले चेक हो चुकी है। वो लोग वहाँ पे नॉलेज नहीं चेक करते, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ चेक की जाती है। और इंटरव्यू में एवरेज नंबर दिए जाते हैं 50 से कम। मैंने तो किसी को नहीं देखा है जिसका नॉर्मल इंटरव्यू और 55 to 60 नंबर नहीं मिले हों। सही बात कह रहे हैं गुंजन। अच्छा एक सवाल यहाँ पर आपके लिए, अभी बताया कि ये तो चलो क्लियर है कि रिटन इज़ अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दैट आई एग्री, एंड इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल माइंडसेट, जो आपका माइंडसेट है। तो यहाँ सवाल है, चित्रलेखा स्वामी विल डिस्कस इन इंग्लिश एज वेल। माई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एंटायर सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट आपने कहा कि सर मैंने एनालाइज किया SSC को और बैंक को कि मुझे क्या जाना है, और आपका खुद का मानना है कि बैंक मेरे लिए फ्रूटफुल है बिकॉज रिजल्ट जल्दी आते हैं। ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, यहाँ पर एक सवाल आया कि जब आपने तैयारी शुरू की तो शुरुआत में चैलेंजेस क्या क्या फेस किया आपने, व्हाट वाज चैलेंज, बिकॉज आपने बीटेक किया है। और यहाँ 2 सवाल का आप जवाब दीजिएगा। पहला कि क्या सिर्फ बीटेक वाले ही बैंकिंग निकालते हैं, पहला सवाल है। सेकेंड कि बीटेक वाले के लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। पहले तो मैं बता दूं, मैं बीटेक का कोई टॉपर नहीं रहा हूं। मेरे बीटेक के में 60 की लाइंस में परसेंटेज हैं। जी जी। और बीटेक नॉर्मली 4 इयर्स का होता है, मैंने बीटेक 6 इयर्स में कंप्लीट किया है। मतलब सब्जेक्ट में बैक नहीं, मेरी 2 साल की ईयर बैक थी, तो उसके बावजूद मुझे पैनल ने रिकमेंड किया है पीओ के लिए, और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, इसी वजह से रिकमेंडेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक वाला ही पीओ या क्लर्क का एग्जाम निकाल सकता है, बाकी जो बीए बीकॉम वाले उन लोगों को कुछ लो फील नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम जब आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो एग्जाम जो है होता है कि आप कितना पेशेंस के साथ डेडिकेशन आपके एग्जाम के लिए दे रहे हैं, आप कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन में आपने बीए बीकॉम या बीटेक में जो भी पढ़ा है वो यहाँ फ्रूटफुल नहीं है। आपको रीजनिंग और मैथ का जो लेवल आ रहा है या इंग्लिश का भी जो लेवल आ रहा है वो आपको बीए बीकॉम या बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता है। फैक्ट है। तो सर रीज़न क्या है फिर, मतलब वाई, फिर रीज़न, फिर जो हमारा जो नॉन बीटेक एस्पायरेंट है तो वो इससे क्या समझे, हाउ ही शुड बी मोटिवेटेड विद दिस। सर उसको ये समझना चाहिए कि मेरा ही केस ले लीजिए कि मैंने कोई बीटेक का मैं टॉपर नहीं हूँ, बीटेक में मेरी 70% भी नहीं है, मेरी 65% थी, और मैंने बीटेक खुद 6 साल में कंप्लीट किया। आप समझ सकते हैं कि
मतलब 2 साल की ईयर बैक के बाद मैं पीओ अगर एग्जाम निकाल सकता हूँ, तो आप ये 3 साल में पास करके कैसे एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं? कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है हम लोगों में, उस कमी को एनालाइज करना चाहिए। अगर आप किसी एक पेपर में फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं, या आपका प्री एग्जाम नहीं निकल रहा है, आपके कई एग्जाम्स आप प्री दे रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा है, तो आपको पहले प्री को एनालाइज करना चाहिए। आप मेंस के लिए एकदम तैयारी करके ना बैठ जाइए कि मेंस तो हमारी तैयार है लेकिन हमारा प्री नहीं निकल रहा है। क्योंकि प्री जो होता है वहां पे स्पीड मैटर करती है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है, आपकी मेंटल स्पीड कैसी है, आप क्वेश्चन को जज कैसे करते हैं, वो मैटर करता है। यस सर यहाँ पर 2 चीज़ें। पहले तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ एवरीवन हैज़ टू लाइक द वीडियो, द रीजन बीइंग बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग दैट इज हैपनिंग, नंबर 1। नंबर 2, मी पर्सनली बीइंग अ ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वुड बी द प्रेशर व्हेन यू गेट 2 year backs. Year back means that the entire year is wasted. Yes, entire year is wasted. So हम नहीं जाएंगे उस रीजन में, ऐसा रीजन क्या था, बिकॉज दैट्स अ पर्सनल रीजन। पर आफ्टर दैट, आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियरिंग आफ्टर 6 years एंड देन टू कमिंग बैक विद अ बैंग, बहुत बड़ा वो करता है। तो यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब ये आपका लो फेज था, यानी ये लो फेज है, अगर मतलब वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, तो ये लो फेज हम लोग के लिए है, तो उस लो फेज में वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? व्हाट मेड यू पुश थ्रू? क्योंकि देखो कई एस्पायरेंट्स जो यहाँ लिख भी रहे हैं, हम देखिए हम बात करेंगे अभी स्ट्रैटेजी वाइज भी कि जीए का क्या है, इंग्लिश क्या है, रीजनिंग क्या, बताएंगे, पर पहले सुन लीजिए। तो यहाँ सवाल है कि व्हाट मेड यू टिक, व्हाट मेड यू टिक इन दैट फेज जब आपका लो फेज था? सर जब पास नहीं हो रहे थे बीटेक, जब ईयर बैक्स लगी थी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से एग्जाम्स वगैरह नहीं दे पाए थे। तो जो अब अपने पेरेंट्स की डेडिकेशन देखते हैं, आपकी मदर और फादर आपके लिए कितना करते हैं, आप उस एज पे थे, मैं उस एज पे था जहाँ पे मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी सेवा कर रहे थे, मतलब मेरे हाथ पैर धुले जा रहे थे, मैं उठ नहीं सकता था, मैं बैठ नहीं सकता था, मेरी इतनी हालत हो चुकी थी। तो जब वहाँ पे वो लोग वो मेरे लिए डेडिकेशन दिखा रहे थे, तो मुझे मैं ऐसा क्यों नहीं करता, मैं पढ़ता क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं लेबरस करता, मैं क्यों डेडिकेशन नहीं दिखाता? वो चीज़ दिखाना मेरी मजबूरी थी, आप ये समझ लीजिए। वहाँ पे वो चीज़ मुझे करनी ही करनी थी, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप जो है पीछे नहीं हट सकते वहाँ से, आप पीछे हट के कहाँ जाएंगे? आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी है। सही बात है। ऑफकोर्स सर, पेरेंट्स जो होते हैं वो इतना मोटिवेट करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारी एक सेमेस्टर में बैक आती है या एक सब्जेक्ट में भी कैरी ओवर आता है, तो हमारे मदर फादर कितना मतलब परेशान हो जाते हैं, और कहीं कुछ लोग होते हैं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे फादर और मदर ने कभी मतलब डिमोटिवेट नहीं है कि कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, कभी कुछ मुझसे ये नहीं कहा कि इस सब्जेक्ट में बैक आ गई, आपके 2 साल ईयर बैक हो गए, आप मतलब अपने करियर में कैसे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। 6 साल के बाद भी उन्होंने जो है मुझे टाइम दिया कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकूं, और प्रिपरेशन की और बाकी रिजल्ट्स मिले हैं। बिल्कुल मिले हैं सर। मतलब ये तो अच्छा लगा। आई ऑल्सो गॉट बैक टू माई इंजीनियरिंग डेज एंड नॉट दैट सीवियर, बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल मेरा भी सर वैसे ही था, एंड आई कैन से। चलिए अब मुद्दे वापस आते हैं सर। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू सर, पहले हाथ मिलाइए सर पहला तो, एंड फिर अब आपसे आगे बात करें। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा एग्जाम की, कि चलिए आपका हो गया, आपने ठान ली कि मुझे अब एग्जाम निकालना है। बिल्कुल। तो व्हेन यू जॉइंड करियप्पा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ स्टूडेंट ऑफ मुनिका ब्रांच करियप्पा, एंड व्हेन यू जॉइंड करियप्पा देन व्हाट ऑल थिंग्स यू केप्ट इन माइंड कि मेरे को मैथ्स ऐसे करना। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि सबसे शुरू करते हैं पहले मैथ्स से। तो इस मैथ्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस? क्या स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी या फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मैथ्स का सर मैंने मिस्टेक्स की थी, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। जी बिल्कुल। मैथ्स जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बैंक में, क्या हो अब पैटर्न जैसे बदला है। पहले क्या होता था, हम लोग मैथ्स में अर्थमेटिक को फोकस करते हैं, बजाय जो बाकी पोर्शंस होते हैं हमारे डीआई, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, मैं उस पोर्शन को छोड़ देता था कि चलो ये चीज तो मुझसे हो ही जाती है एग्जाम में। ठीक है। और वो हमेशा होती थी कि मैं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लूंगा या 12 क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है। मैंने हमेशा फोकस किया अर्थमेटिक को। प्री तो मेरे निकल रहे थे, लेकिन मेरे मेंस नहीं निकल रहे थे। ठीक है। पहले शुरू में प्री नहीं निकलते थे, तो पेपर को एनालाइज किया। पेपर को एनालाइज करने पे ये पता चला कि 20 to 25 मार्क्स तो अर्थमेटिक को छोड़कर आ रहे हैं। अर्थमेटिक तो सिर्फ 10 नंबर का आता है, 35 में से सिर्फ 10 नंबर का अर्थमेटिक है, 25 का आपका बाकी पोर्शंस है, जिसमें आपका 10 से 15 नंबर का डीआई आता है, 5 नंबर का सीरीज है, 5 का सिंप्लीफिकेशन और 5 के आपके अदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। तो मैथ्स में यही किया कि जो बाकी टॉपिक्स जो सिंपल हैं उनको कम टाइम में सॉल्व किया जाए। 19 से 20 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैथ्स सेक्शन से हट जाया जाए। अच्छा। क्योंकि सर अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी जो आता है, लेवल तो इजी होता है, लेकिन वहाँ पे एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन करने में भी हमने सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि 2 से 3 मिनट लग जाते हैं।
जो क्वेश्चन हम लोग 30 सेकंड्स में कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का, और वैल्यू वही है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर दे रहा है, हाँ। और अर्थमेटिक क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर दे रहा है। ये आपको चूज करना है कि आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, आपको अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है। ठीक है। तो सर प्री में मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि अर्थमेटिक को छोड़ करके बाकी पोर्शंस मैंने किए, कवर किया, उनको 20 मिनट में ही 25 नंबर वहां पे सेव कर लेता था, ताकि जो है ओवरऑल कट ऑफ जो मैथ और रीजनिंग से कवर की। इंग्लिश से सर मैंने सेक्शनल कट ऑफ की, क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक पोर्शन रहा है। मतलब बेसिकली मैथ्स में आपने ये डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ्स, बट आई हैव टू पिक एंड चूज कि मुझे क्या पिक करना है, क्या लीव करना है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मैथ्स के लिए हाउ मैंने व्हाट वाज द रोल ऑफ द टेस्ट सीरीज? क्या उससे आपको हेल्प मिला मैथ्स को समझने में कि यार ये टाइप मेरे लिए है या ये टाइप मेरे लिए नहीं है? टेस्ट सीरीज तो सर इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन मैंने उतना टेस्ट सीरीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अच्छा, फॉर अ चेंज। अच्छा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था, मेरा लास्ट ईयर भी एग्जाम निकला था, मैं फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुआ था। ठीक है। मैंने जब पीओ मेंस के मॉक देना शुरू किया, जब पीओ मेंस का आप मॉक देते थे तो 3 से 3.5 घंटे आप मॉक देते थे। 3 घंटे का आपने मॉक दिया। ठीक। जब उसको एनालाइज करते तो उसको एनालाइज करने में 6 घंटे जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आप पेपर को अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे तो पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने प्री का एक मॉक दे रहे हैं, 1 घंटे का अगर मॉक है, तो उसमें 2 से 3 घंटे एनालाइज करने में लगेंगे, अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हैं उस पेपर को, क्योंकि मैथ रीजनिंग में टाइम लगता है, बहुत लगता है। मेरा खुद वीक है, मैं जानता हूँ। हाँ। तो एक मेंस के पेपर को एनालाइज करने में जब 9 घंटे 10 घंटे लग जाते थे, तो बाकी के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं रह जाता था। जी। इस बार मैंने मेंस में जो है क्या किया कि एक भी मॉक नहीं दिया। मैंने स्ट्रेटेजी ये अपनाई कि डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट साइड से ज्यादा किया अटेम्प्ट, क्योंकि लास्ट ईयर मेंस का पेपर देके पता चल गया था कि पैटर्न सेम नहीं रहने वाला, इस साल भी चेंज होगा, वो तो फैक्ट है। पैटर्न इस बार अब क्या हो रहा है, पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है। हाँ। नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्वेश्चन नहीं पता है, पुराने क्वेश्चन लगा के कोई फायदा नहीं है। और जो बैंकर्स अड्डा है, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको नए नए क्वेश्चंस देती हैं, हर दिन देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो वो आपने स्ट्रेटजी अपना? यस सर, मैंने मेंस के लिए कोई मॉक नहीं दिया, लेकिन हाँ प्री के लिए जरूर मैंने मॉक्स दिए थे। अराउंड 30 to 35 मॉक्स दिए मैंने। बट बेसिकली मॉक प्लेड अ रोल। यस सर, मॉक एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको पैटर्न आप फैमिलियर नहीं है पैटर्न से, आपने कभी पेपर नहीं दिए, आपने पेपर क्लियर नहीं किया, तो उसके लिए मॉक बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। लेकिन अगर आप पेपर्स दे चुके हैं, आप कहीं फाइनल आउट हो रहे हैं, तो फिर आपको पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप से है, मेरी प्रिपरेशन ये है, मुझे ये अटेम्प्ट करना है, ये छोड़ना है। सही कह रहे हैं आप। मतलब कहीं ना कहीं अभी इंटरव्यू आया था क्रिस गेल का, ही सेड कि ही हैज प्लेड सो मच दैट ही नोज हाउ टू हिट द बॉल। सो वही आपका हाल है कि एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो अब मुझे पता रहता है कि हमको सबको पता रहता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा सर, एक सवाल आ रहा है फ्रॉम सितेश की, सर कि जो आपका ये जो तैयारी था, इसमें मॉक टेस्ट में और जो आपका एक्चुअल एग्जाम था, उनमें कितना डिफरेंस था लेवल का? व्हाट वाज डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द मॉक टेस्ट एंड द एक्चुअल एग्जाम? क्या डिफरेंस था या क्या कितना था? सर देखिए, ये तो डिफरेंट टेस्ट सीरीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल काफ़ी टेस्ट सीरीज आ रही हैं। हम लोग हर टेस्ट सीरीज देते हैं, तो कहीं पे टेस्ट सीरीज में आपको 70 नंबर भी मिलते हैं, कहीं पे आप 30 भी स्कोर करते हैं, कहीं पे आप 40 स्कोर कर रहे हैं, 50 60, तो उसमें वहाँ पे वेरिएशन इतने ज़्यादा होते हैं कि आप वहाँ से ना तो आप कॉन्फिडेंस लेके जा सकते हैं, ठीक है, ना आप उससे आपको डिमोटिवेट होना चाहिए। मतलब लगे रहो बस, आपको बस अपने अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन करना था और ये मेरा अगर गलत हो रहा है तो गलत क्यों हो रहा है। मतलब ये मान के नहीं जाना है आपको कि यही टेस्ट आएगा, यही टेस्ट आएगा, प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस मतलब सिंपल सी बात है कि नेट्स में अगर आप बैटिंग भी करते हो, यू नो कि दिस इज अ गुगली, तो मुझे वैसे खेलना है बस। अब वो आएगी नहीं आएगी, दैट डजंट मैटर। तो मतलब सिंपल सी बात समझिए दोस्तों, जो मेरी लर्निंग है, अतुल सर भी बता भी रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन इट मैटर्स यू टू प्रैक्टिस, बट डू नॉट बी ऑफ दिस परव्यू कि वो एग्जाम में वही आएगा। ये चीज़ मैं लेके चलिए एक सवाल यहाँ और लेते हैं सर कि कोचिंग जाकर आप में क्या चेंज आया? सर ने करियर पार से कोचिंग की है, तो कोचिंग में जाकर आपको क्या चेंज मिला? कोचिंग में तो सर बैंकिंग की नॉलेज थी नहीं पहले, सिंपल सी ये बात है कि बैंकिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फाइन। जब कोचिंग ज्वाइन की तभी बैंक्स के बारे में जाना कि एग्जाम्स लेवल क्या होता है, किस तरह का पेपर होता है, प्री आ रहा है, मेंस आ रहा है, इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, तो वहीं से बाकी इन्फॉर्मेशन मिली और वहीं से प्रिपरेशन शुरू हुई। क्योंकि हम लोगों के पास मतलब पढ़ने के लिए तो तैयार थे, डेडिकेशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन एक जो पाथ दिखाने वाला होता है वहाँ पे हमारे पास कोई नहीं होता है। तो मैंने यही सोचा कि जैसे होता है कि बहुत बच्चों ने घर पे रह के भी प्रिपरेशन की है, तो मुझे लगा ज्वाइन करने से ये होगा कि मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक। जो मैं 1-2 महीने सर्च करने में निकालूंगा
कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो रोल कोचिंग प्ले करती है। है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे APS PO, IPS क्लर्क, SSC, बैंक, कुछ भी आप एग्जाम दे ले, आपको ये जरूर पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग ने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना है। जी, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है सर रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस। अब क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है, फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर GA? मतलब बिकॉज मेरे सवाल यहाँ रहते हैं बच्चों से, बच्चे पूछते कैसे करें, तो तरीका मेरा अलग है, पर सवाल आपसे है कि हाउ डिड व्हाट वर द बेसिक थिंग्स दैट यू डिड फॉर मास्टरिंग GA कैसे आपने किया सर? सर GA में भी जैसे 3 सेक्शंस होते हैं हमारे पास। हाँ। एक करंट होता है, ठीक, एक बैंकिंग है, एक स्टैटिक है। ठीक। तो मेरा स्टैटिक बहुत कमजोर रहा है, मुझे स्टैटिक कभी याद नहीं होता था, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ वगैरह। तो मैंने उस पोर्शन को जो है साइड में रख दिया कि जब मुझसे वो चीज़ नहीं हो सकती है तो मैं उसको साइड में रखूंगा। मैं करंट और बैंकिंग पे फोकस करूंगा। मैं अपना टाइम वहां ना दे करके यहाँ ज़्यादा दूंगा। मैं यहाँ अगर 20 में से 25 उठा सकता हूँ तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं वहाँ पे 1-2 नंबर ही बढ़ा सकता था स्टार्टिंग में। तो करंट में जो है, करंट और बैंकिंग को मैंने ज़्यादा फोकस किया। करंट को पढ़ने के लिए पूछना चाहते होंगे शायद। हाँ, करंट के लिए एंड ओवर द बैंक। देखो एक्चुअली मैंने नोटिस किया पिछले 8 महीनों में कि माय सब्जेक्ट पर्सनली हैज गेन प्रोमिनेंस बिकॉज एवरीवन इज ऑफ द परव्यू कि अगर GA अच्छी है तो आपके कई एग्जाम निकल जाएंगे। यस सर, फाइनल मेरिट लिस्ट GA बनाती है। हाँ भैया याद रखो फाइनल मेरिट लिस्ट GA बनाती है। चलिए, तो हाँ, तो फिर कैसे करंट और बैंकिंग के लिए बात कर लीजिए सर। करंट के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हम लोग अगर किसी एक वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है। पहले जो मैं दिक्कत हो रही थी मेरे साथ कि मैं एक वेबसाइट को फॉलो कर रहा था पर्टिकुलरली, और उसका एग्जांपल है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक 100 थी लास्ट ईयर, एक रिपोर्ट थी। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि अब हमने जो साइट पे ये पढ़ा कि इंडिया की रैंक 100 थी, हमने उसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना याद रखा क्योंकि हमने बस एक लाइन याद रखी। ठीक है। वहां पे क्वेश्चन ये आया कि ये रिपोर्ट निकाली किसने है। हाँ, सही बात है। ये रिपोर्ट निकाली वर्ल्ड बैंक ने, ये हमको पता ही नहीं था। हम रट्टा मार चले गए कि हमने बस इंडिया का 100 रैंक याद करके गए, फैक्ट है, और ना हमें उसमें टॉप की कंट्री कौन सी थी कुछ नहीं पता। वो आते कहाँ है, उनको लगा आता नहीं है, उनको लगा आता नहीं। हमने जो पढ़ी, हमने सिर्फ वही नॉलेज गेन की जो हमको आंखों से दिखाई दी। एक ही जगह हमने एक ही सोर्स को अपनाया। तो जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी तो फिर मैंने ये किया कि 2-3 साइट्स को फॉलो करना शुरू किया। क्योंकि एक साइट मुझे रैंक बताती थी, एक साइट मुझे ये बताती थी रिपोर्ट निकाली किसने है, एक साइट कंपैरिजन भी डाटा देती थी कि पिछले साल आपकी क्या थी। क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे पुराना डाटा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभार हो जाता है। तो आपको सारे एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए। कोई आप करंट अफेयर कोई भी एक लाइन पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ एक जगह से मत पढ़िए, अगर हो सकता है तो 2-3 वेबसाइट्स को फॉलो करिए। ठीक है। मैंने सर ये करंट अफेयर्स के लिए यही किया, 3-4 वेबसाइट्स के करंट अफेयर डेली MCQs सॉल्व किए हैं। और बैंकिंग के लिए मैंने इसको अपने बैंकर्स अड्डा को फॉलो किया। इनकी बैंकर्स अड्डा क्विज आती है, बैंकर्स क्विज स्पेशली आती है, तो मैंने उसको फॉलो किया। अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ सर एक सवाल आपसे मेरा, चलिए आपने ये तो फॉलो किया, पर किसी का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे शोज़ आते हैं, बहुत सारे वेब चैनल्स हैं, हम किसी एक का नाम, अपना नाम ही नहीं लेंगे, तो क्या ऑनलाइन जो आपको अभी बताया कि बैंकर्स अड्डा का क्विजेज आपको हेल्प किया, तो क्या ये जो वीडियोस बच्चे देखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है? ऑडियो और विजुअल का एक स्पेशल इफेक्ट होता है। जब हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी कैसे हम लोग को याद हो जाती है, जबकि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां से हमको याद करने में बहुत मुश्किल होती है सर डाटा। ऑडियो विजुअल का इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन वहां पे आपको टाइम देना होता है। ठीक है। अगर आपके पास टाइम है इतना तो आप बिल्कुल, ऑडियो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां से आप वीडियो वगैरह देख के अगर आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं तो वो मतलब बेस्ट है। विजुअल, हाँ जी, मैं भी मानता हूँ कि विजुअल जो आपको एक मिलता है ना, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, एक मेमोरी के टाइप में आपको दिखता है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो आपको तुरंत याद आता है कि हाँ, मैंने उस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में ये चीज मैंने पढ़ी हुई थी। जी। तो मतलब वो चीज़ आपको भी हेल्प किया? यस सर, मैंने उसमें टाइम दिया था। हाँ। लेकिन फिर ये होता था कि वीडियोस को देखने में बहुत टाइम भी जाता था। सेलेक्टिव चूज किए। जैसे एक दिन मतलब पेपर है किसी दिन, तो उससे 1 मंथ पहले के वीडियो देख लिए। ठीक है। नहीं तो फिर अपने जो मैं डेली फॉलो करता था करंट अफेयर के MCQ, उनको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज किया और इन डेप्थ गए। जैसे कि अभी सर ने कहा कि अगर जो एग्जांपल दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नाउ ऑफ कोर्स व्हेन यू हियर दिस हेडलाइन, द ओनली थिंग दैट कम्स टू माइंड इंडिया का नंबर क्या था। पर एग्जाम में सवाल आ सकता है ना कि किसने बनाया, किसने क्या किया, तो उसका आपने अलग स्टडी भी किया उसको लेकर? ये सर, मैंने उसको 2-3 वेबसाइट से फॉलो किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वहां से
आप उसको कवर कर सकते हैं। जी। अच्छा, आगे बढ़ें तो ये रहा करंट अफेयर्स का पार्ट। अच्छा, बैंकिंग की बात करें तो आपने मेरी तरह बैंकिंग का कोई भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता अभी, तो 6 साल पहले की बात है। व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस सेक्टर आई हैड नो आइडिया अबाउट बैंकिंग सेक्टर, व्हाट बी इज। इन फैक्ट फॉर मी CRR वाज समथिंग लाइक समथिंग, मतलब कुछ मशीन है कोई CRR, तो वो अच्छा। तो सिमिलरली मुझे लगता है आप भी, क्योंकि आपने बीटेक किया, तो आपको जब वर्ड सुने होंगे CRR SLR ये वो, तो ये जो बैंकिंग के बेसिक्स हैं इनके लिए क्या किया आपने? शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें हैं क्या, क्योंकि बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स हैं ये बैंकिंग के। अगर आप नहीं हैं, आप बीटेक से आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप उसको बेसिक से किसी भी एक कैप्सूल को आप पकड़ लीजिए बैंकिंग का, बेसिक्स पढ़िए, कम से कम 4 से 5 बार उसको पढ़िए। ठीक है, रोट लर्निंग मत कीजिए, समझने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे अब जो है, वहाँ पे CRR का आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछते हैं। हाँ। ना CRR का आपसे रेट पूछेंगे, ना SLR का रेट पूछेंगे। हाँ। आपसे वो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं। बजट में अगर कोई बैंकिंग से टर्म आ रहा है, या इकोनॉमिक सर्वे में हमारे पास कोई बैंकिंग का टर्म आ रहा है, तो आपसे वो चीज पूछी जाएगी। आपको वो चीज करंट नई चीज पता होनी चाहिए। बैंकिंग से जो स्टैटिक भी आता है, करंट बैंकिंग स्टैटिक जो है, और बैंकिंग में जो सेक्शन आता है, बैंकिंग में जो करंट अपडेट्स हो रहे हैं, किसी बैंक ने किसी का टाई अप किया है, या कोई नया प्रोडक्ट निकाला है, या कोई नई टर्मिनोलॉजी निकाली है, तो वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो बेसिकली सर इज सेइंग दैट इन अ वे he started to prepare by learning the basics along with the in-depth analysis. For example, if CRR is in news, then what is CRR, the different features of CRR. So basically that was a concern. अच्छा सर, यहाँ पर चलिए, ये तो हमने GA की बहुत बात कर लिया, and I hope अब आगे बढ़ा जाए। GA हमने बहुत कर लिया। सर इंग्लिश, अभी आपने कहा कि आपका वीक सेक्शन है, और फिर भी मतलब हैविंग सेड दिस कि आपका वीक सेक्शन इंग्लिश है, फिर भी आपका पिछली बार भी सेक्शन कट ऑफ निकला था और इस बार भी आपका निकला। तो व्हाट डिड यू डू, बिकॉज वी हैव सेवरल एस्पायरेंट्स जिनका इंग्लिश बहुत मतलब बेकार ही कहूँगा मैं, अब क्या कहूँ, मतलब मैं आपकी दोस्ती हूँ तो मैं अब क्या, बेकारी है। तो उस बेकारी को कैसे आपने एक समझदारी दिखाई उसमें? सर इंग्लिश का पैटर्न तो अब इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज होता है इंग्लिश का पैटर्न। तो जब मैंने एग्जाम्स देना शुरू किए थे 2016 में, तो पेपर जब दिया तो कुछ समझ में नहीं आता था कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और आंसर कैसे मांग रहे हैं। अब मल्टी ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चन में कि आपको ABCD में एरर नहीं निकालना है, आपको एरर पता है तो ABC, ADB ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते। तो मेरा जो है ग्रामर पोर्शन सर बहुत वीक रहा है। तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने इंग्लिश के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा। कोई टेस्ट सीरीज में भी मैं इंग्लिश का सेक्शन छोड़ देता था, सिर्फ मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट करता था। ठीक है। ना ही मैंने कोई ऑनलाइन क्विज की है, कुछ नहीं, मतलब किया कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं एक चीज की है, जो मैंने चीज कभी नहीं करना उसको छोड़ा है। मैंने एडिटोरियल को पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। तो पार्ट 1, द पॉइंट 1 इज एडिटोरियल रीडिंग। ओके फाइन। मैंने सिर्फ एडिटोरियल पढ़ता था। ठीक है। और ऑनलाइन अपने एडिटोरियल खोल लिया। अगर बैंकिंग का कोई मिल जाता है वो बेस्ट है, क्योंकि वहां से आपको बैंकिंग के करंट जो टर्म्स चल रहे हैं, कुछ कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स है तो वो भी पता चल जाती थी। और जो बैंक में अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो भी बैंकिंग या इकोनॉमी से रिलेटेड ही आ रहा है ज़्यादातर। तो मैंने सिर्फ सर पैसेज पढ़ता था और वहां से छोड़ दिया। जितना समझ में आया उतना ठीक है, नहीं समझ में आया तो नहीं की बात, आगे बढ़ गए अपना। लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा मैंने पैसेज। लोग ये पूछे आपने तुक्का लगाया क्या? मेरे PO में 40 में 12 मार्क्स हैं इंग्लिश में। कट ऑफ वाज आई थिंक अराउंड 5। ओके। और क्लर्क में 40 में 24 है नंबर। तो सर तुक्का नहीं मार, तुक्का मारो तो ये जो नंबर आए हैं क्लर्क में 24 या PO में 12 नंबर आए हैं, ये सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से ही आए हैं। और जो मैंने अटेम्प्ट भी क्वेश्चंस किए थे, वो मैंने क्वेश्चंस इंग्लिश में अटेम्प्ट भी कम किए थे। मैंने सिर्फ क्या अटेम्प्ट किया था, जो कॉम्प्रिहेंशन आता है मैं कभी उसको छोड़ता नहीं था, चाहे वो कितना भी टफ आ जाए। I have to do it, fine. मुझे प्री में भी करना है, मुझे मेंस में भी करना है। मैंने वो चीज़ बना रखी थी कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने अपने सारे ऑप्शन हटा दिए कि मुझे ग्रामर नहीं आती तो नहीं आती, नहीं कर सकते हम ग्रामर, हमसे नहीं होगी, तो हटा दिया। 20 मार्क्स हटा दिया। हमें 20 अटेम्प्ट करने, 20 में 12 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कट ऑफ निकालनी है। मैंने मैथ रीजनिंग से अपने कवर कर लिए नंबर। मतलब सर बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सजेशन सर का यही है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गुड एट समथिंग, मेक योरसेल्फ ग्रेट एट दैट, एंड इफ यू आर पैथेटिक एट समवन, देन पिक एंड चूज। फॉर एग्जांपल सर ने कहा मैथ्स इंग्लिश सर वीक थे, तो सर ने RC पे स्ट्रगल किया, इनको RC पे इन्होंने फोकस किया इंग्लिश में। सर पेपर कौन सा था, लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर, विच पेपर डिड यू प्रेफर फॉर एडिटोरियल्स? द हिंदू? एडिटोरियल के द हिंदू या फिर इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल मिल जाएगा। आप एडिटोरियल पढ़े जरूर, आपको नहीं समझ में आता तो भी पढ़ें, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, आपको उसका मूड समझ में आएगा, वो कहना क्या चाहता है
और बता क्या रहा है। कुछ टर्म्स होती हैं वो नहीं समझ में आएगी, आप उसको गूगल कर लीजिए। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो गूगल कर लीजिए, बेस्ट है नेट पे पढ़ना उसको। नेट पे पढ़ना। सर ये सवाल आपसे आ रहा है, सर आगे बढ़ेंगे हम अभी रीजनिंग पे। सर गिव मी अ सॉलिड रीजन, और ये सवाल है फ्रॉम, वन सेकंड, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहिणी पाटिल। प्लीज सर गिव मी अ सॉलिड रीजन व्हाई यू चोज बैंकिंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिकॉज यू डिड बीटेक। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। बीटेक करने के बाद जॉब लगना ज़रूरी नहीं है। चलिए सर आप बता दीजिए। पहले तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि बीटेक कोई पहले टाइम पे होता था, एक प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती थी। बीटेक है, आपका एमबीबीएस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज हो। लेकिन आज के टाइम पे आप देख लीजिए, बीटेक जो है नॉर्मल ग्रेजुएट से ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं रह गया। आप बीटेक करके जब आप मार्केट में निकलते हैं, जब आप जाके देखते हैं ना, जब आप बीटेक से पहले आप जब सोचते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, मैं जो है मैं गूगल में जाऊंगा काम करने, मैं आईबीएम में जाऊंगा, तो जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आप देखते हैं जाके कि 10 से 12 हज़ार की जॉब आपको ऑफर की जा रही है, और खर्चा हो गया 4 लाख खर्चा हो गया 4 लाख। खर्चा बीटेक में करके आए, फीस की 4 लाख, और जो अपने पर्सनल खर्चे वो अलग है। हाँ, सही बात तो जब आप 10-12 हज़ार की जब सैलरी के लिए ऑफर आपको की जाती है, तो आप देखेंगे कि अब क्या करूं मैं इसके आगे, कि मैं तो पर मंथ जो है 7-8 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए खर्चा है मेरा। सही बात है। और जब 10-12 हज़ार की जॉब आती है ना, आपको ऑफर की जाती है, तो आपका माइंड अचानक से आपको मतलब झकझोर देगा कि हिल जाओगे, हिला दी एकदम कि ये क्या हो गया यार, मतलब अब क्या करें। तो फिर ऑटोमेटिक आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं, मजबूरी भी एक तरह से, मजबूरी भी एक तरह से, ऑफ कोर्स। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि मैंने बीटेक से पहले सोच के रखा था कि बैंकिंग सेक्टर में जाऊंगा, बैंक में बैंक पीओ बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको बैंक पीओ करना होता है ना अगर मुझे, तो मैं बीबीए चूज करता, एमबीए चूज करता, या फिर मैं बीकॉम या कॉमर्स लाइन में जाता 10th के बाद ही। ये तो इंजीनियर बनने के लिए ही बीटेक किया था, सिंपल सी। लेकिन जब जॉब नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? मतलब basically there is a need, there is a very big need of people getting jobs, and in the private sector especially when a BTech, and personally I can also vouch for your apathy. The reason why, because when you pass your BTech you have high hopes that you will get a job in Google, you will get a job in IBM, you will get a job in Amazon, you will get a job in sector, and then you get a job in a very third grade company in Noida or in Bengaluru, and that too for 10-12,000. आपका मेरा जो पहला जॉब था वो 8,000 का था, तो I can feel, and कहीं ना कहीं डिफरेंस रहा कि आपने 3 साल बाद 4 साल बाद किया तो आपका 4 साल बढ़ा दिया। सो दैट आई एग्री। तो यही भी एक रीज़न है कि कई लोग इस सेक्टर में आ रहे हैं। एंड सर फिर वही बात सही है, फिर तो मतलब बीटेक वाला भी सेम रहा और बीकॉम वाला भी सेम रहा। सो मतलब ये कहना गलत रहता है कि सर बीटेक वाले ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बीटेक वाला जो पढ़ के सिलेबस में आता है वहाँ पे उसे रीजनिंग या मैथ नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ पे वो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ता है। सही बात है। और बीए बीकॉम में भी हम लोग अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बीए में भी आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, बीकॉम में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। रीजनिंग मैथ तो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में नहीं है। तो उसके बाद ही सब बराबर लेवल पे होते हैं, जीरो से सब लोग स्टार्ट करते हैं। और जो डेडिकेशन दिखाता है, सिलेक्शन उसको ऑफ कोर्स मिलना ही मिलना है, वहाँ से आपसे कोई सिलेक्शन ले ही नहीं सकता। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल एक आ रहा है, सर कितने आवर्स की स्टडी आपने की डेली बेसिस पर? हाउ मच आवर्स डिड यू गिव एवरी डे? 6 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा? सोते नहीं थे मतलब कितना? सर पढ़ाई तो ऐसा कोई मतलब फिक्स आवर्स नहीं बना रखे थे जी, लेकिन मेरे पास टाइम टेबल हमेशा होता था। जैसे अभी के टाइम पे हम लोग बात कर ले, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो SBI PO का एग्जाम आ चुका है हमारे पास, नोटिफिकेशन निकल चुका है। सही बात है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन निकलता था मैं उसके लिए अपना टाइम टेबल बना लेता था कि ये 3-3.5 महीने में कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने। मैंने वीकली अपना टारगेट बना रखा था कि ये टॉपिक्स मैं रिवाइज करूंगा, क्योंकि पढ़े सारे हुए थे, एक बार पढ़ लिया था हमने ऑनलाइन उसको सॉल्व करनी, क्विजेस वगैरह, और टाइम मिला तो मॉक देना है। तो अपना टाइम टेबल बनाते थे, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर देते थे। ठीक है। और फिर लग जाते थे उसमें? और उसमें लग जाते थे। कोई टाइमिंग फिक्स था कि मतलब टाइमिंग? और सर ये जब वीक का जब टाइमिंग होता था, जैसे अब ऐसा आपने फिक्स कर रखा है कि 10 to 12 आवर्स मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि आज आपको काम पड़ गया, फैमिली ने कुछ कह दिया, और हम लोग जनरल लोग हैं सर, फैमिली ने कुछ कहा तो आप वहाँ मना नहीं कर सकते कि नहीं मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, इंडिया में रहते हैं। हाँ, तो सर वही चीज़ आती है कि काम करना पड़ता है, घर में कुछ काम आ जा रहा है या कोई भी चीज़ है, कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने ये आवर्स बना रखे थे, मैं 1 घंटा ये पढ़ूंगा, 2 घंटा ये पढ़ूंगा। मैंने ये बना रखा था कि मुझे ये टॉपिक अगर आज कंप्लीट करना है तो वो करना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें 2 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं, 6 घंटे लग जाएं। और मैंने ऐसा कुछ नहीं बना रखा था कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना। अगर मन है तो पढ़ा, नहीं मन है तो नहीं पढ़ा। क्योंकि सर बगैर मन से पढ़ने से ना कुछ भी ग्रैप्स नहीं होता, नॉलेज आपके पास कुछ नहीं आने वाली है। आप 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छा, मतलब सर देखो दूसरी बात ये भी होती है कि बीटेक वाले के साथ एक खासियत भी होती है
कि हम अगर हमें पता है कि कल हमें 4 सेक्शन निपटाने हैं तो हम निपटा देते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। टारगेट हम लोगों को अगर मिल जाता ना, तो मतलब टारगेट के पीछे लगना है। तो ये तो मैं मानता हूँ, दिस इज एन एडवांटेज दैट आई एग्री एंड दिस इज ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बट ये सबके साथ हो सकता है। जिसकी बीकॉम वाले भी जो कुंजी आती है सर, कि कुंजी पूरी खत्म करनी है रात भर में, तो वो कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो बता भी रहे हो कि मुझे इतना पढ़ना है, वो कैसे पढ़ूँ मैं, उसको मैं 2 घंटे में निपटा लूँ, 4 घंटे में डालो, इट्स अप टू मी कि मुझे खत्म कब कैसे करना है। चलो जल्दी से आगे आते हैं, और बचा है सेक्शन हमारा मैथ्स। अब मैथ्स हो चुका है। मैथ्स में एक सेक्शन जो मिस हो गया हमसे, वो गया DI। तो DI के बारे में कुछ बता दीजिए स्ट्रैटेजी हमारे एस्पिरेंट्स को। सर DI डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि सिर्फ DI नहीं होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जब प्री से स्टार्ट करते हैं, प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ईजी लेवल के होते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन वहाँ मिस कर जाते हैं, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। और सबसे पहले DI को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप DI को सबसे पहले एनालाइज कर लीजिए कि उसमें डाटा क्या दिया है, क्या अगर वो परसेंटेज में दिया या फिर एक्चुअल नंबर्स दिए हुए थे। क्योंकि मेरे साथ भी PO में हुआ था सर, ये गलती हुई थी कि मैंने नंबर्स को एनालाइज नहीं किया, मैंने सीधा करने चले गए। क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चन तो मुझे पता थे, समझ में आ गए पढ़ते हुए, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं हुए, 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, तब देखा कि हमने DI गलत पढ़ा हुआ है। बहुत सही। तो ऐसी गलतियां होती हैं। DI को पहले एनालाइज करिए, और प्री लेवल में जो DI आता है वो तो सिंपल आता है, वो हम सबसे हो जाता है। जो मेंस में अब जो आ रहा है, कुछ पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, इस बार अर्थमेटिक बेस्ड DI पूछने लगे हैं। ठीक है। SBI PO में हुआ था लास्ट ईयर कि अर्थमेटिक DI बेस्ड पूछा गया था, लेकिन इस साल जो IPS PO का मेंस दिया, उसमें जो अर्थमेटिक पूछा भी गया था एक क्वेश्चन, बहुत इजी आया था सर। मतलब अगर नॉर्मल बच्चे को टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आता है तो वहां पे वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकता था। ठीक है। बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, DI को एनालाइज करें, और किसी भी सेक्शन को करने से पहले एक मैं चीज बताना चाहूंगा कि अगर 40-45 मिनट्स का सेक्शन है, हमको टाइम मिला हुआ है, तो क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को एक बार नजर मार लें, देख लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको आते हैं और कुछ आपने बिल्कुल नहीं देखे होंगे, तो उनको मत करिए। नया पैटर्न आता है तो उसको टच करने की कोशिश मत करिए। जो आपको अच्छे से आता है, आप 100% कॉन्फिडेंस उस टॉपिक के लिए, आपको मान लीजिए ब्लड रिलेशन आता है, टाइम एंड डायरेक्शन आता है, तो वही क्वेश्चंस करिए। सही बात है। उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस पे मूव करिए जो नए क्वेश्चंस हैं, हो सकता है उसमें कुछ ट्रिक हो, जो आपको आप कर लो जाए उस समय, तो वो बाद में उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, जो पहले आता है उनको करिए। मतलब सिंपल सी बात कह रहे हैं कि स्पेशली इन मैथ्स, सर का कहना है कि फर्स्ट यू गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चंस, एंड सर ये मैं समझ सकता हूँ कि जब आप जाते हो और आपकी तैयारी अच्छी है, तो यू विल गेट टू नो कि यार ये क्वेश्चन कर लूंगा, ये क्वेश्चन कर लूंगा, ये क्वेश्चन कर लूंगा। और अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर तो आप हर क्वेश्चन आपको देखना पड़ता है। फिर जब आप क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं कि आप फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं 2 मिनट देता हूँ कि इस क्वेश्चन को क्या नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिर 2 मिनट उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर वो सॉल्व नहीं होता है। तो इसमें टाइम, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं तो आप यही करेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप पेपर को एनालाइज करेंगे, आपको 60 में से 20 मार्क्स लाने हैं, बस 20 to 25 मार्क्स लाने हैं। सही बात है। मेंस में आपको बस उतने ही क्वेश्चंस करने हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने, सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा 40 मिनट में। सर चलिए अब आते हैं 2 हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। आई नॉट एवरीवन टू फोकस, एंड प्लीज़ अगर आपको सर की स्टोरी पसंद आ रही, जो कि मुझे लगा, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रही है, एंड आई एम सिटिंग हियर फॉर द पास्ट 30 मिनट्स, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि यू रियली लविंग द एंटायर सेशन। नंबर 1। नंबर 2, 2 चीज़ बची हैं सर। एक बचा है रीजनिंग। Personally, because I'm in this sector for the past 5 or 6 years, I know that reasoning is one of the toughest sections. The reason why, because पिछले 3 साल से स्पेशली SBI में तो मैं कहूँगा कि उन्होंने लेवल चेंज किया, और SBI को ही पूरा फॉलो करता है IBPS। तो रीजनिंग कैसे किया, एंड व्हाट रोल डिड राधे सर, जो क्योंकि देखो मुनिरका ब्रांच के हो, तुम आए डिफॉल्ट मानते हो राधे सर से ही पढ़ के आए होगे, तो हाउ डिड यू मैनेज टू क्रैक रीजनिंग, नंबर 1, एंड राधे सर का रोल क्या था उसमें? सर राधे सर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रीजनिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक्स दिए हैं, उन बेसिक्स के दम पे ही मैंने मेंस के क्वेश्चन किए हैं। आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है तो मेंस आपका कहीं नहीं जाएगा, आप आराम से इजीली टैकल कर जाएंगे। लेकिन आपको बेसिक्स टॉपिक के आने चाहिए। अगर आपने टाइम एंड डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन, कोई भी टॉपिक है, इनपुट आउटपुट भी अगर आपने टॉपिक बेसिक से पढ़ा हुआ है तो आपका वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाला। रीजनिंग में जो प्री में आता है सर लेवल, वो काफ़ी इजी लेवल आता है। आज के टाइम पे जो अभी आता है, जो पजल्स वगैरह हैं, कोई बहुत हाई लेवल की नहीं आती, वहाँ पे वो डोएबल होती है, सॉल्व की जा सकती हैं। जो मेंस में पैटर्न आता है वो नया पैटर्न आ रहा है, और पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। हर पेपर के साथ पैटर्न चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे भी मैंने यही
अपनी ट्रिक अपनाई कि बेसिक्स क्लियर जो बेसिक्स क्लियर थे, जो टॉपिक्स मेरे बेसिक्स क्लियर थे, मेरे स्ट्रॉन्ग थे, मैंने उन्हीं को क्वेश्चन किया। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था IPS PO मेंस में, ठीक है, तो उसमें टाइम काफी लगा, मैंने 15 मिनट दिए उस टॉपिक को करने में, लेकिन वहां से मैंने 7 से 8 मार्क्स उठाए, वो एग्जैक्ट मार्क्स थे, वहां से मेरे कोई ले नहीं सकता, तो उसमें नेगेटिव नहीं होंगे, मुझे ये पता था। सही बात है। मैंने टाइम दिया, उसको टॉपिक को किया। और हम लोगों से गलती क्या होती है मेंस में कि हम लोग क्वेश्चंस में इधर उधर देखने लग जाते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन बनेगा, अच्छा ये बनेगा, नहीं बनेगा, बनता कोई है नहीं, टाइम पूरा चला जाता है, बच्चे कहते हैं टाइम खत्म हो गया, सर पेपर टफ आया था। आपने कोई क्वेश्चंस को 100% डेडिकेशन के साथ अटेम्प्ट ही नहीं किया। आपको जो टॉपिक आता है वो क्लियर करिए, और मेंस में जो रीजनिंग आ रही है वो काफ़ी हाई लेवल की आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे तो सजेशन ये रहेगा कि आप डिफरेंट साइट से रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, नए नए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करिए। सिलोगिज्म का नया क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट का नया क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का नया क्वेश्चन है, और मेंस के लिए रीजनिंग में जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने ये देखा है, क्योंकि मुझसे भी पहले यही गलती होती थी, हम लोग क्या करते थे, लॉजिकल रीजनिंग छोड़ के जाते थे, बिल्कुल छोड़ देते थे, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट अजम्पशन है, ये सब हमसे तो नहीं हो पाएगा, इंटरफेरेंस वाली चीजें हैं, क्योंकि इसमें सर क्या होता है कि बहुत इजी चीज होती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को जज नहीं कर पा रहे हैं, वो मेंटल आपकी एबिलिटी चेक करता है, सिंपल सा क्वेश्चन वो होता है, आप उसको टाइम दीजिए, प्रिपेयर करिए। और मैं तो बता रहा हूँ, मुझे राधे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमारे बैच में, तो वहाँ से मेरी वो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई थी। क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस किया, और मेरे जो रीजनिंग में नंबर आए हैं मेंस में, क्लर्क में और PO में दोनों में, लॉजिकल रीजनिंग से ही मेरे ज़्यादा नंबर आए। अच्छा। और रीजनिंग में मैंने मेंस में सबसे पहले इनपुट आउटपुट किया, उसके बाद मैंने लॉजिकल क्वेश्चंस किए थे, और मैं लॉजिकल क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट करता था, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े कोई नहीं। और ये भी एक ट्रिक होती है कि इंग्लिश कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग में बहुत टफ आती है, ठीक है, स्टेटमेंट 7 से 8 लाइन का होता है, क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है, लेकिन वो पैराग्राफ होता बहुत ईजी, आपको समझ में नहीं आएगा इंग्लिश, तो आप उसके लिए क्या करिए, आप उसको हिंदी में कर लीजिए। अच्छा, ऊपर ऑप्शन दिया होता है, इंग्लिश से हिंदी में कर लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाइए, मार्क करिए आंसर, नेक्स्ट पे मूव करिए। अच्छी ट्रिक है। चलिए अब आते हैं आखिरी पे सर, अब आते हैं आखिरी पे, इंटरव्यू की बात करते हैं कि सर आपने इंटरव्यू 2 बार दिया है, पिछली बार भी दिया, इस बार भी दिया, तो पिछली बार इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या थे, एंड वहाँ आपसे क्या कमी लगी आपके अकॉर्डिंग, इस बार क्वेश्चंस क्या क्या थे अगर आपको याद है, एंड व्हाट डिड यू डू डिफरेंट दिस ईयर। सो हम आ गए आखिरी सेक्शन पे दोस्तों, सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। यस सर। सर इंटरव्यू जो लास्ट ईयर था तो काफ़ी डरे हुए थे कि बोर्ड बना बैठा हुआ था, 5-5 लोग थे, कभी इंटरव्यू ऐसा दिया नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, एक पर्सन बैठा होता है, आपको क्वेश्चन पूछता है, खत्म हो जाता है। जब वहाँ पे बोर्ड बैठता है, आपको पता है इतने सीनियर्स अफसर बैठे हुए हैं, तो बड़ा मतलब डर सा लगता है। तो जब गए तो काफी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरा नोएडा में इंटरव्यू होता है, फर्स्ट इंटरव्यू जो है PO का नोएडा में ही हुआ था, दिल्ली में। तो क्वेश्चन मुझसे काफी टफ पूछे गए थे। मेरी बैंक ऑफ इंडिया ही फर्स्ट प्रेफरेंस थी, और बैंक ऑफ इंडिया में इंटरव्यू होता है नोएडा में। तो मुझसे बैंक ऑफ इंडिया की सॉफ्टवेयर कॉस्ट पूछी गई थी एनुअल। जी कहाँ पता होगा? तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। बोला अप्रॉक्स कॉस्ट बताइए, मैंने कहा सर वो भी नहीं पता। फिर भी कुछ बताइए, मैंने कहा सर 500 करोड़। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया 1000 करोड़ होती है। फिर कहा बैंक पैसा कहाँ से कमाएगा। मतलब सर वो मतलब क्या कर रहे थे कि जैसे नेगेटिव में लेके जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू में क्यों पता नहीं सर, मतलब लंच के बाद जस्ट मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे, और लग रहा था जैसे फ्रेश होकर आ गए हैं, और बस जो एकदम एनर्जी खूब आ गई है। और उन्होंने इंटरव्यू मेरा जैसे जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है PO का, वो 15 भी मिनट्स नहीं, 8 to 10 मिनट्स का चलता है। ठीक है। मेरा इंटरव्यू जो फर्स्ट हुआ था नोएडा में, वो 20 to 25 मिनट्स का हुआ था। 25 मिनट का इंटरव्यू आपको हुआ था? यहाँ बच्चा लिख रहा है 6 मिनट का इंटरव्यू आता और मेरी बैंड बज गई थी। आपके 25 मिनट का इंटरव्यू? 25 मिनट तक उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे जो मुझे नहीं आते थे, वो फिर भी लगातार पूछते रहे। मतलब और इंटरव्यू में लास्ट ईयर नंबर कम, बहुत कम नंबर मिले थे, 55 मिले थे मुझे 100 आउट ऑफ। तो और मेंस में भी नंबर कम थे तो मेंस को भी एनालाइज किया, इंटरव्यू को भी एनालाइज किया कि कहाँ गलती हो रही है। और इस बार इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग मूव किया। कैसे किया? मतलब ये सवाल है कि ये जो चीज मैंने ये पढ़ी थी, बाकी लोगों में भी मैंने देखी थी कि एक सवाल है, नोएडा में सरदार जी का पैनल इंटरव्यू लिया आपका क्या? नो सर, सरदार जी तो नहीं थे, कोई और थे। जी मतलब सर, हाँ चलिए बताइए। हाँ तो जब इस बार इंटरव्यू हुआ तो मुझे ये पता था कि इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में कैसे मूव कराना है। ठीक है। घुसते ही मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका बैंकिंग में आने में मतलब क्या रीजन है। हाँ, सही बात, बीटेक किया आपने तो। हाँ सही बात है। मतलब उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन यही बोला कि 20 बच्चे आ चुके हैं, कह रहे सर मैं बैंकिंग तो 12th के बाद से ही आना चाहता था।
आपने बोला? नहीं, बच्चों ने बता के गए पहले से। अच्छा कि सर बैंकिंग में पहले से आना चाहते थे। हाँ। तो ये वो बोला आपका भी ऐसा कुछ रीजन है? तो मैंने वहाँ क्लियरली स्टेट कर दिया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, बीटेक के बाद जॉब नहीं मिली, मतलब अपने सेक्टर में जॉब नहीं मिली, प्राइवेट देखा, उसके बाद बैंक में हमारे पास 2 ऑप्शन थे नॉन टेक्निकल के लिए, बैंक एसएससी या फिर यूपीएससी। तो बैंक एसएससी में कुछ चूज करना था, तो मैंने बैंक को चूज किया और तैयारी करने लग गए। तो फिर उन्होंने बोला मतलब बैंकिंग में ही क्यों? तो हम लोग ने सर बीटेक में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, मैनेजर इकोनॉमिक्स। मैंने कहा सर मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो उसी से इंटरेस्ट आ गया। क्या अच्छा इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या इंटरेस्ट आ गया? मैंने कहा सर, और मैं ये चीज याद करके गया था। आपने अपने अंदर रिवॉल्व क्योंकि सर मुझे पता था कि ये उसी से क्वेश्चन पूछेंगे जो आप, जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, आप जो एक लाइन बोलते हैं ना, वो वहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ मैं सर, आप जैसे उठा रहा क्वेश्चन, सही बात है। तो उन्होंने पूछा इकोनॉमिक्स में क्या पसंद है? मैंने कहा सर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीडीपी। तो उन्होंने वो चीज मुझसे पूछना शुरू की। फिर उन्होंने कहा सीपीआई डब्ल्यूपीआई पता है? मैंने कहा सर पता है, बिल्कुल पता है, मैं रट के गया था एकदम। सीपीआई डब्ल्यूपीआई बताया, बोला बहुत अच्छा। बोला लास्ट ईयर मतलब क्या हुआ था? मैंने मेंशन किया था। तो उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर सिलेक्शन सर नहीं हुआ था मेरा। मैंने बताया कि सर कुछ नंबर फाइनल मेरिट में से ले गए थे। ठीक है। तो उन्होंने ये भी पूछा अच्छा और कोई तैयारी करते हो? तो मैंने कहा नहीं सर, सिर्फ बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं। ये झूठ था? नहीं सर, ये सच है। अच्छा। तो बताया कि सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो बोला अच्छा बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। मुझसे सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, कोई बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं कि आपने बीटेक कितने टाइम में किया, बीटेक क्यों किया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं। बस शुरू में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद 6 से 8 मिनट का इंटरव्यू हुआ। आपने बताया कि आपकी वाई भी लगी है 2 साल, क्या ये कुछ सवाल ही नहीं है वहाँ पर? सर नो सर, इस सर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। लास्ट ईयर उन्होंने जरूर पूछा था कि ईयर बैक्स हुए हैं तो क्या रीजन थे। मैंने बताया उनको हेल्थ रीजन थे, मेडिकल इश्यूज हुए थे। तो उन्होंने बताया कि चलो ठीक है वो चीज़। फिर उन्होंने अपना टेक्निकल पूछना शुरू कर दिया क्वेश्चंस। इस साल सर ऐसा बेसिकली इस साल जो सर ने बता रहे, एक ट्रिक बता रहे हैं कि यू हैव टू मेक द इंटरव्यू अराउंड यू, नॉट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू, अगर आपका आंसर ऐसे हो कि किसमें वो फंसता जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने जो इकोनॉमिक्स लिया वो जानते थे कि सवाल इकोनॉमिक्स से आएगा, तो सिर्फ 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ। 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ मुश्किल से, क्योंकि इकोनॉमिक्स के उन्होंने टर्म्स पूछे जहां आपने आंसर दिए। उन्होंने करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आधार कार्ड से रिलेटेड। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं आता तो आप डायरेक्टली पोलाइटली मना कर दिए कि सर आई डोंट नो। आप वहाँ पे उनको फंबल करने की कोशिश मत करिए कि मुझे आता है, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ऐसे। हाँ सही बात, ट्रुथ वहाँ पे बोलना चाहिए। तो सर अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड सर बस आखिरी सवाल आपसे मेरा है, जो मेरा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये अपने बारे में मैं सोचता हूँ कभी कि व्हेन आई सम डे क्रैक यूपीएससी, भगवान करे क्रैक करूँ, मेरा फ्रेंड ने कल क्रैक किया, कि सर वो वाईबी का दिन और जो दिन ये रिजल्ट का था, अभी अप्रैल में आया होगा रिजल्ट, तो कितना डिफरेंस लगा और क्या फीलिंग थी सर कि उस समय वाईबी जब था, जब आई होप एवरीवन हैज क्राइड, एवरीवन हैज गॉन थ्रू हेल, एंड आई पर्सनली एम अ टेस्टिमेंट ऑफ दैट। तो वो दिन में और आज दिन में क्या अंतर था, एंड हु वाज द पर्सन दैट यू कॉल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट? सर जब ईयर बैग लगी थी तब ईयर बैग से तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मतलब एकदम डिमोटिवेट हो गए थे लाइफ को लेकर ही। मतलब जॉब तो छोड़िए, पढ़ाई छोड़िए, लाइफ को लेकर एकदम डिमोटिवेट हो गए थे कि चलो कहीं कुछ कर लेते हैं, जाके हटते हैं, ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। ऐसे ऐसे कंडीशंस आ गई थी। लेकिन फिर वही है कि अब जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना परेशान हैं, मदर फादर आपके लिए कितना कर रहे हैं, फैमिली वाले आपके लिए कितना कर रहे हैं, तो वहीं से मोटिवेशन जो होती है वो वहीं से मिलती है आपको। वहाँ से मोटिवेशन मिली। और फिर धीरे धीरे जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं अपने घर पे ही था। अभी वाला रिजल्ट? यस सर, अभी वाला अपने रिजल्ट घर पे ही था, यहीं पे फादर मदर रहते हैं। तो रिजल्ट देखा तो मैंने पापा को बुलाया, मैंने कहा पापा ये देख लो। अच्छा। और मतलब पापा ने देखा, पढ़ा, मतलब बहुत अच्छा। और पापा के पैर वैर छुए, मम्मी के पैर वैर छुए। मतलब सर कुछ टाइम तक तो बिलीव नहीं हुआ, 2-3 दिन तक कि सिलेक्शन हो गया, फाइनली हो गया। पर उसके बाद काफी अच्छा सर, काफी अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। मतलब लाइफ में कुछ आप बन गए हो। सर कुछ अचीवमेंट, छोटी अचीवमेंट है लेकिन अचीवमेंट है। तो अतुल जी बहुत अच्छा लगा मेरे को कमेंट्स आ भी रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं उनको प्लीज़ पूछे कमेंट सेक्शन में। हम और अतुल से कोशिश करेंगे कि उनके जवाब हम यहाँ पर आपको दे दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर द पास्ट 50 मिनट्स। 50 मिनट हमारा इंटरव्यू को हो गए, हमें लगा भी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, नंबर 1। एंड नंबर 2, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू लव्ड अबाउट द इंटरव्यू। एंड इन द कमिंग डेज हमारे साथ कई ऐसे लोग और आएंगे जो अतुल जी जैसे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होंगे एंड उनके साथ मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर पसंद है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा
एंड सर आपसे बिल्कुल हमें मन करता है एंड समडे वी विल सी हिम इन अनदर पोजीशन एंड आई होप यहाँ नहीं रुके। सर ने भी कहा कि इनका अगला एम यूपीएससी का, आरबीआई ग्रेड बी का अगला एम है। तो वही बात है दोस्तों, ये सिर्फ जर्नी का एक फ्लैश पॉइंट है, इसके बाद कई और पॉइंट्स बचे हुए हैं। सो माय बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर टीम, एंटायर टीम, आवर स्टूडियो, कि आप ऐसा करें एंड उम्मीद करें कि तब आप हमें मौका देंगे इंटरव्यू लेने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाय सर, बाय।